हेलो दोस्तों, नमस्कार। विराट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़्यादा दुलार प्यार आप लोगों को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी प्रकार सपोर्ट कीजिए। आइए आज आप लोग के बीच कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन एवं उसकी यौगिक का भाग 4 और लास्ट टॉपिक है। आज कार्बन एवं उसकी यौगिक समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यानी 13वां क्वेश्चन है, दिए गए हाइड्रोजन C2H6 C3H8 C2H6 के मतलब है एथेन, ये है प्रोपेन और ये दुगना है तो प्रोपीन। C2H2 से क्या है, दुगना से दो कम है तो ये आपको हो गया एथाइन एवं मेथेन में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो आप कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। इसमें देखिए कौन कौन संतृप्त है और कौन कौन असंतृप्त है। तो याद रखना है कि ये संकलन अभिक्रिया सिर्फ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। तो आपको पहचान करना है कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। तो बच्चों, जितने भी एल्केन ग्रुप के होते हैं वो होते हैं संतृप्त, और इसके बाद एल्काइन और एल्केन ग्रुप वाला असंतृप्त होता है ना। तो देखिए, तो ये है एथेन, ये तो संतृप्त है, ये है प्रोपेन, ये भी संतृप्त है, लेकिन संकलन अभिक्रिया होता है किसमें, संकलन अभिक्रिया होता है किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो असंतृप्त हो गया ये, इसको कहते हैं हम लोग प्रोपीन। क्या कहते हैं, प्रोपीन। C3H6 प्रोपीन हो गया, और C2H2 ये हो गया एथीन, सॉरी एथाइन। क्या हुआ ये, एथाइन। तो ये दोनों जो है से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें संकलन अभिक्रिया होगा, नहीं तो एथेन में होगा, नहीं प्रोपेन में होगा, और नहीं मेथेन में होगा। बात समझ में आया। तो आपको साफ साफ बताना, आज हम रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसे तो रट्टा मारना नहीं चाहिए, ज्यादा समझना ही चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संकलन अभिक्रिया जो होता है वो किसमें होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे, इसमें आज ये आपका संकलन अभिक्रिया होती है। अब है अगला क्वेश्चन, कहता है कि मक्खन, क्या बच्चों, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इतना लाजवाब क्वेश्चन करता है। थोड़ा सा शब्द इसका जो होता है टफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम मौजूद हैं। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल, मक्खन जानते हैं ना, अरे याद होगा जब छोटा आप थे तो आपकी दादी माँ बुलाती थी मट्ठा मार करके, और मक्खन जो होता था आपको दे देते थे खाने के लिए, है ना। तो ये बोल रहा है मक्खन एवं खाने वाला जो तेल होता है उसके बीच में रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। परीक्षण के साथ बताना है। तो आप कह सकते हैं कि मक्खन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि खाने वाला तेल जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। या नोट कर लीजिए कि मक्खन संतृप्त और खाने वाला तेल असंतृप्त। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, परीक्षण के साथ बता रहा है। तो दोनों परीक्षण कर लेंगे, जांच कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे कि सबसे पहले जांच करने के लिए हम लोगों को, जब हम थोड़े से मक्खन को, जब हम थोड़े से जांच करना, बारे में दोनों जांच कर लेंगे। जब हम थोड़े से मक्खन को क्या करते हैं, गर्म करके, जब हम थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें ब्रोमीन की जल की बूंदे डालते हैं, थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के डालते हैं। किसका विचार करेंगे, एक कड़ाह लिए, चल रहा है, एक कड़ाह लिए, ये कड़ाह में मक्खन को गर्म किए, नीचे से क्या किए बच्चों, गर्म किए, और गर्म करने के बाद इसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के डालेंगे। किसका, ब्रोमीन जल के डालेंगे।
जैसे ही गर्म हो रहा था, इसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के डालेंगे, तब देखते हैं हम कि ब्रोमीन जल की कुछ बूंदों के डालने के बाद ब्रोमीन जल का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्रोमीन जल का जैसा रंग था वैसा ही है। तो इससे यह पता चलता है कि कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब कि संतृप्त है। फिर से समझेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे, गर्म करेंगे और कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोमीन जल के बूंदे में कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में कोई बदलाव नहीं आया। इससे साफ साफ पता चलता है कि मक्खन संतृप्त है। और अगला बार क्या करना है कि फिर से कढ़ा लीजिए, ये कढ़ाई में अब मक्खन के जगह पर खाने वाला तेल लेना है ना, खाना तेल का परीक्षण करने के लिए बोल रहा है। खाने वाला तेल लीजिए और इसको गर्म कीजिएगा। तो गर्म करने के बाद आप इसमें डालिए कुछ बूंदे ब्रोमीन जल का। कुछ बूंदे किसको डाला है? ब्रोमीन जल का डालते हैं तो इसका रंग में परिवर्तन आ जाता है। ब्रोमीन जल का जो रंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इससे साफ पता चलता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। खाने वाला तेल असंतृप्त और ये मक्खन जैसे संतृप्त। इसको हम प्रयोग करके बता दिए। जैसे ही आप गर्म करोगे और इसमें आप कुछ बूंदे ब्रोमीन जल को डालोगे, इसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तेल में डालते हैं कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के, इसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है। इससे कह सकते हैं कि ये असंतृप्त और ये संतृप्त है। कोई दिक्कत? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब है साबुन की सफाई प्रक्रिया को, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। साबुन की सफाई, साबुन किस प्रकार से हम लोग को सफाई करता है, इसको क्रिया विधि को समझाइए। इसके पिछले वाले वीडियो में एक और इसी टाइप का क्वेश्चन था, है ना, कि खारा जल या लवणीय जल के साथ में कैसे झाग उत्पन्न होता है, झाग को समझाइए। तो उसमें कुछ चर्चा किए थे, ताकि चर्चा कर लेते हैं। जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं, साबुन हो या कोई भी अपमार्जक हो, उसको पानी में मिलाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर के, साबुन या अपमार्जक के अणु आपस में एकत्रित होकर के एक गुच्छ बनाता है, बताए थे। फिर से समझेंगे, साबुन हो या कोई भी अपमार्जक हो, उसको यदि आप पानी में मिलाते हैं तो उनके अणु परस्पर एकत्रित होकर के एक गुच्छ बना लेता है। क्या बना लेता है? एक गुच्छ बना लेता है। इस गुच्छ को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या कहते थे? मिश्रण कहते थे। यानी साबुन या कोई भी अपमार्जक को पानी मिलाते हैं, इसके अणु आपस में एकत्रित होकर के मिश्रण बनाता है। ये मिश्रण में दो रचना पाई जाती थी, एक कुछ होता था और एक सिर होता था। ये मिश्रण में एक लंबे हाइड्रोकार्बन कुछ होता है जो अंदर की ओर हुआ करता है, और एक ऋणात्मक सिर होता है जो बाहर की ओर इंडिकेट करता है। इसमें अंदर की ओर कुछ होता है जो हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और बाहर की ओर जो होता है ऋणात्मक सिर होता है। ऋणात्मक क्या होता है? सिर होता है। सफाई क्रिया में हाइड्रोकार्बन जो कुछ है ये तैलीय गंदगी से चिपक जाता है। सफाई क्रिया विधि में, ये सफाई क्रिया विधि में कुछ जो है वो तैलीय जो गंदगी होती है उससे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। जब हम जल को हिलाते हैं, जब जल को क्या करते हैं? हिलाते हैं, तो तैलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है। और ये है ना, तो छोटा छोटा टुकड़ा में वियोजित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। जब हम जल को हिलाते हैं तो तैलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है तथा इस प्रकार दूसरे अपमार्जक अणुओं को पूंछों को तेल से चिपकने का अवसर प्रदान करता है। अब इस विलयन में अनेक छोटे छोटे तैलीय गोले चारों तरफ अपमार्जक अणुओं से घिर जाते हैं एवं परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने से वंचित रह जाते हैं। अतः इस प्रकार साबुन की सफाई प्रक्रिया को वास्तु से तैलीय गंदगी से दूर करते हैं। आइए बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, सारे बच्चे लिख लेंगे। जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन कुछ एवं एक ऋणात्मक सिर होते हैं। सफाई क्रिया में हाइड्रोकार्बन कुछ तैलीय गंदगी से चिपक जाती है। जब हम जल को हिलाते हैं तो तैलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है तथा इस प्रकार दूसरे अपमार्जक अणुओं को पूंछों तेल से चिपकने का अवसर प्रदान करती है। अब विलयन में अनेक छोटी छोटी तैलीय
गोलिकाएं चारों तरफ अपमार्जक अणुओं से घिर जाते हैं एवं परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने से वंचित रह जाती है। अतः इस प्रकार हम साबुन की सफाई की प्रक्रिया को वस्तु से तैलीय गंदगी से दूर करते हैं। आज ये चैप्टर क्या हुआ बच्चों, एंड हो गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत तेज बोल दिए सर, तो वीडियो को रोक करके आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। अन्यथा आपको चाहिए कि सर हमें ये पैकेज चाहिए तो आप कमेंट पे जरूर लिखिए, आपको पैकेज मिलेगा। एनसीईआरटी का पूरा पैकेज है जिसमें आपको 4 चैप्टर तक बता दिए, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब हमें हौसला मिलेगा और आगे नया नया वीडियो हम डालते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।